नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्लोबल अड्डा आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। आज हम बात करने वाले हैं गज़ा की बात इसलिए क्योंकि वहां पर जो संघर्ष जो हो रहा है, फिलिस्तीनी जिस संघर्ष के साथ वहां जीवन यापन कर रहे हैं, ये तो हमको पता ही है। आईडीएफ लगातार अपना ऑपरेशन चलाए हुए है, लेकिन इस बीच जिक्र आ रहा है सुमुद फ्लोटिला का, ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला। अब ये क्या चीज़ है और इसमें अपडेट क्या है? क्या इजराइल की सेना या इजरायली फोर्स जो है उसका सामना कुछ और देशों की सेनाओं से हो रहा है? और अगर हो रहा है तो क्या भिड़ंत की स्थिति बन रही है? अगर ऐसा होगा तो इजराइल क्या कर सकता है और क्या ये चीज़ें और बड़े स्तर पर जा सकती हैं? मतलब मामला अब बहुत ऊपर जा चुका है। ऐसा नहीं है कि गाज़ा में केवल आईडीएफ जो है वो कार्रवाई कर रही है, इससे ज़्यादा ऊपर जा चुका है। कैसे जा चुका है, क्या हो रहा है, कौन कौन इसमें है, फ्लोटिला की जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें समझेंगे। मेरे सहयोगी अंकुर जी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला, एक नया टेंशन भी क्रिएट इससे हो रहा है और मदद के नाम पर ये सब हो रहा है, लेकिन इजराइल ने कह दिया है कि आना मत वरना खैर नहीं। बताइए सर। देखिए, ये पुनीत 44 करीब देश हैं जो चाहते हैं कि जो गज़ा के लोग हैं उन तक खाने पीने की चीज़ें पहुँचे, क्योंकि गज़ा में जो हालात हैं वो काफ़ी दुख देने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी लोग भूखमरी का शिकार हैं, बच्चे ख़ास तौर पर बीमार लोग हैं जिनके पास दवाइयाँ नहीं हैं। तो ऐसे काफ़ी लोग हैं जिनको मदद की दरकार है। अब ये मदद कौन कर रहे हैं? दुनिया भर में ऐसे इंसानियत पसंद काफ़ी लोग होते हैं जो मजहब से ऊपर इंसानियत को रखते हैं, जो देखते हैं कि अगर किसी इंसान का दुख या दर्द है तो वो उसका भी है। तो ऐसे कुछ लोग हैं, कुछ संगठन हैं जिसमें ग्रेटा थर्नबर्ग भी शामिल हैं और नेल्सन मंडेला के पोते शामिल हैं, और तमाम दुनिया में जो इंसानियत पसंद लोग हैं वो चाहते हैं कि गज़ा के लोगों तक खाने पीने की चीज़ें पहुँचे, दवाइयाँ पहुँचे, पीने का साफ़ पानी पहुँचे। तो ये उनका एक तरह से इसको नाम दिया गया है सुमुद। सुमुद का मतलब होता है दृढ़ता, यानी कि ये कहें कि एक आप जब इस बात का एतबार कर ले कि आपको ये काम करना है तमाम मुश्किलों के बावजूद, तो वो एक दृढ़ता वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी उनकी जो रोड़ा है वो है इजराइल की नेवी और इजराइल आईडीएफ। अब मसला क्या है? आईडीएफ को लगता है कि ये जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं ये बेसिकली एक लेफ्टिस्ट माइंड के लोग हैं, कुछ फंडेड हैं, और इनकी शक्ल में ये हमास को वापस फिर से अपना पैर जमाने का मौका मिल सकता है। ये आईडीएफ का कहना है। साथ ही इजराइल का ये भी कहना है कि जो खाने पीने की चीज़ें हैं, दवाइयाँ हैं, भोजन है और जो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, उसका सारा इंतज़ाम इजराइल कर रहा है ऑलरेडी। तो गज़ा के लोगों को और चीज़ों की दरकार नहीं है, ये इजराइल दावा करता है, लेकिन हकीकत इसके उलट है। तस्वीरें आ रही हैं भूखमरी के शिकार छोटे छोटे बच्चे जो हैं वहाँ पर अपनी जान गंवा रहे हैं, और बच्चे ही क्या, बड़े बड़े लोग भी अपनी जान गंवा रहे हैं भूखमरी की वजह से। लेकिन इस बीच ये सहायता जो है इसमें सेना का रोल, क्योंकि इटली ने नेवल शिप अपना भेज दिया 2007 से, इजराइल ने वो बंद करके रखा है रास्ता। इसके बारे में ज़रा बताइए। देखिए, इससे पहले ग्रेटा थर्नबर्ग एक अपनी बोट से आई थी, आपको याद हो पुनीत, तो उस बोट को इजराइल की नेवी ने घुसने ही नहीं दिया। तो आम तौर पर जो लोग सामान्य किसी बोट से आएंगे, सिविल बोट से आएंगे या किसी थोड़े सिविल जहाज़ से आएंगे पानी के, तो इजराइल की उनको एंट्री नहीं देगा। तो कुछ रसद जो है, जो खाने पीने की चीज़ें हैं, वो ऑफिशियल नेवल पोर्ट उसके नेवल शिप के ज़रिए भेजी जा रही है। तो ऐसे में फिर कहीं ना कहीं इजराइल के पास थोड़ी ये लाइबिलिटी बनती है कि वो सीधा अटैक नहीं करेगा, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि अगर आप एक कोई सामान्य सिविलियन शिप से वहाँ पे सामान लेके जाएंगे तो इजराइल उन पर अटैक कर देता है और उनको डिफेंस का मौका भी नहीं मिलता। तो ये जो कंट्री हैं, ट्यूनीशिया है, इटली है और बाकी स्पेन है, बाकी और मुल्क हैं, इनके जब ये 50 से ज़्यादा जहाज़ वहाँ पे पहुँचे, जिसमें कुछ उनके रेगुलर नेवी के शिप भी थे,
जो इस बात को दिखाता है कि कहीं ना कहीं वो दिखाना ये चाहते हैं कि भाई इजराइल को भी बताना चाहते हैं कि हम जेन्युइनली मदद करना चाहते हैं। हम कोई ऐसे कोई मतलब हमला करने नहीं आ रहे हम लोग, हमला करने नहीं आ रहे, हम केवल एक वो प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन इजराइल मान नहीं रहा है। खबर ये आई आज ही कि ग्रीस के पास ड्रोन अटैक हुआ इस शिप पर। हाँ, ऐसी खबरें हैं, बिल्कुल पुनीत, आपने सही कहा कि उन शिप पे कुछ ड्रोन अटैक्स भी किए, उन्हें डराने की कोशिश की गई। मैं वही बात फिर से आऊँगा कि ग्रेटा थर्नबर्ग का जब बोट वहाँ पे जा रही थी तो उसको एंटर नहीं करने दिया, उसको पहले ही रोक लिया और उसे ये कहा कि अगर आप एंटर करोगे तो फिर आप अपने जो हिफाजत है उसकी जिम्मेदार आप खुद होंगी। तो ये तब की बात है। तो सेम सिचुएशन अभी भी है कि 44 से ज़्यादा जो 50 से ज़्यादा जो शिप वहाँ पे एंटर होने की कोशिश कर रहे हैं या कतार में हैं, तो उन पर ड्रोन के ज़रिए कुछ हमले करके थोड़ा सा उनको डेटर किया जा रहा है कि आप दूर हट जाएं, आप हमारे जो समुद्री सीमा है, जो हमारी एरिया है, उसमें एंटर ना करें। तो ये तमाम तरह की मुश्किलें जो है इस समय। अच्छा, वार्निंग जारी की जा रही है कुछ देशों की तरफ से इजराइल को कि आप अटैक ना करें जो नेवल शिप्स जो जा रहे हैं ये। इस तरह की वार्निंग तो पहले भी आ चुकी हैं पुनीत, लेकिन उसका क्या असर हुआ? असर तो कुछ नहीं हुआ। असर अगर होता तो फिर जो इज़राइल के राफा बॉर्डर से जो रसद आती है वो, प्लस जो इज़राइल के अंदर से भी कुछ यूएन की जो मदद जाती है उस पर भी इतनी रोक ना लगती, क्योंकि अभी जितनी भी एड एंटर हो रही है वो चाहे राफा बॉर्डर से हो चाहे इज़राइल के अंदर के बॉर्डर से हो, वो मॉनिटर की जा रही है, वो इज़राइल की परमिशन लगती है। अब कोई इस गलतफहमी में ना हो कि इज़राइल के बगैर आप वहाँ पे कोई गज़ा में जो सप्लाई है, सप्लाई चेन आप खोल देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ईच एंड एवरी ट्रक इज़ पास्ड एंड चेक्ड बाय द आईडीएफ। अच्छा, तो आईडीएफ एक एक चीज़ को मॉनिटर कर रहा है। इसके अलावा जो यूरोपीय और कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने भी कहा है कि हम भी अपने शिप्स भेजेंगे। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि रफ़ा से जो मदद जा रही थी या दूसरी मदद जो जा रही थी, यूएन कह चुका है कि ये जेनोसाइड है, जो नेतन्याहू कर रहे हैं ये जेनोसाइड है, यूएन कह चुका है, नरसंहार। तो उसके बावजूद भी इतने तमाम मुल्क मिलकर के भी वहाँ पर रसद या राहत की सामग्री पहुँचाने में नाकाम क्यों हो पा रहे हैं? क्या इजराइल इतना ताकतवर है या अमेरिका और इजराइल का गठजोड़ इतना ताकतवर है कि ये नहीं हो पा रहा है? इसका सवालों में ही जवाब है। पहली बात तो ये है कि इजराइल और अमेरिका का जो गठजोड़ है वो ताकतवर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अमेरिका अगर जिस दिन इजराइल के पीछे से हाथ खींच लेगा तो उसने इजराइल के लिए दिक्कत होगी। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि एड क्यों नहीं पहुंच पा रही, मिस्र है, जॉर्डन है, टर्की है, तमाम मुल्क हैं, फ्रांस है, ब्रिटेन है, जो खुल के मुखालफत कर रहे हैं इजराइल की। देखिए, ये एक मिलिट्रीली ऑपरेशन है, वहाँ पर इजराइल और हमास एक जंग में है। जंग के माहौल में अगर आप कूदते हैं तो उसका एक साइड इफ़ेक्ट सीधा होगा कि आपके खिलाफ भी मोर्चा खोला जा सकता है। तो अगर टर्की सपोज करो इस बात को लेकर गुस्सा हो कि भाई आप राहत नहीं पहुंचाने दे रहे और इजराइल पर बमबारी करे, तो इजराइल उसको अटैक मानेगा, तो इजराइल वापस टर्की पे अटैक कर सकता है। जॉर्डन अगर यही समझे कि भाई, लेकिन सवाल ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि गज़ा तो इजराइल का हिस्सा नहीं है ना। आप सैन्य ऑपरेशन चला रहे हैं, लेकिन गज़ा इजराइल का हिस्सा ना होने के बावजूद वहाँ पर रसद पहुँचाने में इतनी मुश्किलात पेश आना, ये क्या बता रहा है? नहीं, इसकी वजह ये है कि हमास को चारों तरफ से घेरने की कोशिश में इजराइल जो रसद है उसको भी वेपनाइज कर रहा है। एक तरफ तो हमास वो कर रहा है, हाँ, क्योंकि उसने कहा कि अगर आपको रसद उतारनी है तो साइप्रस में उतारो या हमारे बंदरगाहों पर उतारो, वी विल प्रोवाइड। मतलब वो ये कह रहे हैं। लेकिन मेरा यही सवाल है कि गज़ा तो फिलिस्तीन का हिस्सा है और वहाँ पर बाकी मुल्क भी जा सकते हैं जैसे इजराइल घुसा चला जा रहा है। लेकिन फ़िलिस्तीन का हिस्सा है, लेकिन फ़िलिस्तीन अभी नहीं बना, वो कागज़ों में है। गज़ा में जब तक हमास की गवर्नमेंट थी तो हमास की डिप्लोमेटिक रिलेशन कितने मुल्कों के साथ थे? तो ये जब फिलिस्तीन को जब ये इन्होंने इन मुल्कों ने मान्यता दे दी, जो तमाम मुल्क जो पहुंचा रहे रसद पहुंचा रहे हैं, तो इनकी एंट्री आसान हो रही है या ये रास्ता खुल रहा है इसके जरिए? रास्ता तो खुल रहा, मान्यता दे रखी। नहीं, मान्यता देने पे कागज़ों में यूएन के किसी भी कागज़ पर अगर हम लिख दें कि फ़िलिस्तीन को मान्यता है, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं है। इजराइल ने जो हाल वहाँ पे किया है तो उसको कोई मानेगा थोड़ी। और इजराइल की जो फ़िलिस्तीन का जो मुद्दा है
वो कागजों तक ही सीमित रह गया है। प्रैक्टिकली तो वो गाज़ा एक नो मैंस लैंड बन के रह गया है, जहाँ पर केवल कुछ लोग हैं और वो चारों तरफ से घिरे हुए हैं, और वहाँ पर तमाम तरह की सूरत हाल जो है वहाँ पे बहुत बेकार है। वहाँ पे हमास भी है, हमास का जिक्र करना भी ज़रूरी है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, तो वो तो अब एक जंगल का कानून चल रहा है वहाँ पे, तो वहाँ कुछ आप अच्छा, एक क्या चीज और तवक्को करेंगे? एक चीज और है कि अभी यूएन में हमने देखा कि तमाम नेता जो हैं, अलग अलग राष्ट्राध्यक्ष जो हैं, उन्होंने नेतन्याहू की भर्त्सना की है। उनकी तरफ से जो किया जा रहा है उसकी मजम्मत कर रहे हैं वो लगातार। और ये चीज़ें जो हो रही हैं, इस बीच दो विंग्स हैं, एक राइट और एक लेफ्ट। दिलचस्प ये है कि इटली से मेलोनी जो है वो मदद पहुंचा रही, जो राइट विंग की है। मेरा सवाल ये है कि ये प्रेशर क्रिएट होना शुरू हो गया क्या राइट विंग पर भी? राइट विंग पर प्रेशर क्योंकि क्रिएट होना, सेकंड नेवल वेसल भी इटली ने रवाना कर दिया, एक खबर ये भी अभी अपडेट। देखिए प्रेशर तो अमेरिका में भी है गाज़ा फ़िलिस्तीन को लेके, क्योंकि जो आपने देखा होगा चार्ली किर्क की जो मौत हुई, उसका जो जो जिसने गोली मारी थी वो कहीं ना कहीं लिबरल खुद को कहता था, और गाज़ा फ़िलिस्तीन के मुद्दे पर भी वो इख्तिलाफ रखता था डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों से भी, और बाकी जो जो भी रिपब्लिकन पार्टी की पॉलिसीज़ हैं उनको भी। तो ये दबाव तो है, लेकिन पुनीत सवाल ये है कि ये इसका अभी कोई सॉल्यूशन नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के रवैये में गज़ा को लेके, फ़िलिस्तीन को लेके कोई बदलाव नहीं आया है। तो इज़राइल उसी चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है, और जो रसद है उसको कहता है कि आप दे दो मैं बांटूंगा। उसकी वजह है कि जब तक वो 10 बंधक नहीं रिहा होंगे हमास की तरफ से, या वो हमास को पूरी तरह नेस्तनाबूद नहीं कर देगा, तो इज़राइल तब तक ये मसला जो है, ये जो हालात हैं ये बना के रखेगा। ऐसा तो नहीं होने जा रहा कि इसमें काफ़ी लोगों की जान की नहीं, वो तो मान ही लिया इसराइल ने कि कितने भी लोग मारे जाएं। फिर वो 7 अक्टूबर की तारीख याद दिलाते हैं कि जब वो घुसे थे, और लेकिन उसके एवज में कितने लोग आप मार रहे हैं। तो ये किस प्रकार का युद्ध है, ये तो इसके ऊपर तो तमाम चिंतन और मंथन होते रहेंगे। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि इजराइल, अमेरिका, ये दोनों साथ में खड़े होकर इतना प्रेशर हैंडल कर पाएंगे, या आने वाले दिनों में बहुत बुरी स्थिति हो जाने वाली है, अलग थलग पड़ जाएंगे? क्योंकि अमेरिका भी बार बार इजराइल को ये इशारा तो कर रहा है कि अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप अलग थलग हो जाओगे दुनिया से। ये बार बार ट्रंप कह चुके हैं। ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स सवाल है पुनीत, इसका जवाब इसलिए नहीं मुश्किल है कि इज़राइल जो भी वहाँ पर काम कर रहा है वो आज नहीं, आप तो पिछले 2 साल का डेटा बता रहे हो। फ़िलिस्तीन इज़राइल के कॉन्फ्लिक्ट में ऑलरेडी काफ़ी लोगों की जान जा चुकी है। बिल्कुल सही बात। तो क्या इज़राइल अलग हुआ, अलग थलग पड़ा? नहीं पड़ा। तो ये तवक्को करना कि भाई अभी कुछ ऐसा हो जाएगा तो इज़राइल अलग थलग हो जाएगा, दुनिया में जो जंग बंदी है वो जंग चारों तरफ जारी है, यूक्रेन रशिया में भी जारी है। अब ऐसा माहौल हो चुका है कि लोग इंसानों के मारे जाने की कदर नहीं करते। अब इजराइल रूस यूक्रेन युद्ध में भी काफ़ी लोग मारे गए हैं, उसका क्या फ़ायदा हुआ? क्या कोई उनकी बात कर रहा है? गज़ा में भी बेगुनाह मारे गए, लेकिन आज वहाँ पर अगर सीज़ फायर हो जाएगा, सपोज कीजिए हमास और इजराइल के बीच में सीज़ फायर हो जाए, तो क्या उन लोगों का क्या कसूर होगा? क्या वो वापस आ पाएंगे जो लोग मारे गए हैं इस लड़ाई में, जो बेगुनाह थे, जिनका कोई कसूर नहीं था? तो इंसानी जान की कीमत तो नहीं रही है। और रही बात अलग थलग होने की, तो अब वो जिसकी पूरी जियोपॉलिटिक्स में यही चल रहा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है। अब कोई ऐसा मतलब अदालतें नहीं बची, ऐसा यूएन नहीं बचा जहाँ पर किसी को पेश कर दिया जाए कि भाई आपने गलती की है। तो इस बात का सवाल काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। हिस्ट्री से भी हमें लगता है कि पूरी दुनिया में जीनोसाइड हुए, पूरी दुनिया में कोई आर्मेनियन लोगों का जीनोसाइड हुआ, किसी का हुआ, लेकिन हुआ क्या आज? अभी मैं एक्स पर जब स्क्रॉल कर रहा था तो उसमें एक वीडियो सामने आया, उसमें बताया गया कि देखिए एक दौर था जब इज़राइल में रहने वाले ज्यूज़ जो हैं वो कैसे आए थे, कैसे एंटर हुए थे, और आज एक दौर गाज़ा ये देख रहा है।
वो आए थे कि उनको जगह चाहिए, और वो बिजनेस के माइंड से आए थे, लेकिन उन्होंने जगह बना ली, और अब वो उस मुल्क को ही बिल्कुल मानने से इनकार कर रहे हैं और वहाँ के लोगों को ख़त्म करना चाहते हैं। ये इस प्रकार के वीडियोस भी सामने आ रहे हैं। तो कॉन्ट्राडिक्शन तो ये भी है ना कि ब्रिटेन ने ही फ़िलिस्तीन इसराइल को बसने की आज़ादी दी थी यहूदियों को, और आज 2025 में वही ब्रिटेन कह रहा है कि भाई फ़िलिस्तीन बनना चाहिए। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन वहाँ भी है, विरोधाभास जिसे हम कहेंगे कि आज से आपने करीब 75-77 साल पहले कहा कि ये ज़मीन जो है इजराइलियों की है, और जब इजरायली वहाँ पे जाने लगे, आज वो मुल्क है पूरा, उन्होंने अपने आप को बड़ा भी कर लिया, और आज आप अचानक से चौधरी बनते हैं कि भाई ये तो फ़िलिस्तीन था। बीज तो आपने ही बोए थे, ये जो इजराइल का बीज है तो आपने ही बोया था। समझ में आ रहा है, क्योंकि ग्रेटर इजराइल का नक्शा भी सामने बार बार रखा जा रहा है। एक चीज़ और आपको बता दें कि एक अपडेट और है, 5 नॉर्डिक कंट्रीज जो हैं, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, नेतन्याहू इसका एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं का मतलब ये है कि अब वो न्यूयॉर्क जाना है तो उनको लंबा रास्ता लेना पड़ रहा है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि नेतन्याहू अगर यहाँ से एयर स्पेस इस्तेमाल करेंगे या हमारी ज़मीन पर उतरेंगे तो तुरंत इनको हम गिरफ्तार कर लेंगे, क्योंकि ये युद्ध अपराधी हैं। तो कुल मिलाकर चर्चा को यहीं विराम देते हैं। कैसा लगा वीडियो, चर्चा कैसी लगी, ज़रूर बताइएगा। ग्लोबल अड्डा को प्यार देते रहिए। बहुत धन्यवाद।